तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग सी डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन दिए थे अपन लोगों ने करने के लिए, ठीक है। चलो बोलो, क्या दिया था अपन लोगों ने शीट में? क्या था बेटा? सेक्शन आई। चलो बोलो, सेक्शन आई के अंदर किसी को कोई डाउट? कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? फिफ्थ वाला, एक मिनट। सेक्शन आई, चलो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है इसके अंदर ना। चलो 5 में क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। इसके अलावा कोई और है? फिफ्थ के अलावा कोई और डाउट है बेटा? नहीं है। चलो फिफ्थ वाला देखो। What do you predict by the given statement about the nature of charge, positive or negative, enclosed by the closed surface? ठीक है, in a closed surface, lines which are leaving the surface are double than the lines which are entering it. ठीक है ना। ये बोल रहा है देखो कि हमें स्टेटमेंट बताना है कि जैसे हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, जैसा भी उसके बारे में कमेंट करना है, ठीक है ना। टोटल चार्ज कैसा है इसके अंदर, एनक्लोज सरफेस के अंदर, उसके लिए इसने स्टेटमेंट क्या दे रखा है? इन अ क्लोज्ड सरफेस लाइंस विच आर लीविंग द सरफेस आर डबल देन द लाइंस विच आर एंटरिंग इट। बताओ क्या इसका मतलब क्या होना चाहिए, बताओ। यानी नेट जो फ्लक्स है, देखो दो चीजें इसमें, कुछ फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर फाई आउट है ना, कुछ इंटर कर रहा है फाई इन, ठीक है। अब ये बोल रहा है द फाई आउट जो बाहर की तरफ इससे सरफेस से बाहर जा रहा है, दिस इज डबल ऑफ फाई इन, ठीक है कि नहीं। तो मुझे बता सकते हो कि नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए? अंदर आ रहा है उसमें, बाहर जा रहा है, बताओ। बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? यानी कि इफेक्टिव इसमें इसका मतलब देखो, फाई आउट बाहर की तरफ किसकी वजह से जाता है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से। देखो जैसे मान लो कि मैंने एक प्लस चार्ज रखा, ठीक है ना, Q1, दूसरा एक माइनस चार्ज रखा, दिस इज Q2, ठीक। तो इसमें अगर मैं सरफेस में एनक्लोज कर दूंगा तो देखो इसकी वजह से तो बाहर जाएगा और इसकी वजह से अंदर आएगा, तो नेट फ्लक्स जो बाहर जाता है वो कितना होता है, बोलो? Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता? ये होता है कि नहीं, बोलो। हाँ, तो इसका मतलब इसमें बोल सकते हैं कि नेट इफेक्टिव चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, क्योंकि जो अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो किसकी वजह से आ रहा है? नेगेटिव चार्ज की वजह से। बाहर जा रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है ना। बाहर वाला ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो इफेक्टिव ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए सरफेस के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव ऑब्वियसली, ठीक है कि नहीं। बस यही बताना था इसमें। हाँ बोलो। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर व्हाट, है ना, ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड एज फ्लक्स। हम्म बोलो। फ्लक्स नहीं कहा है, लेकिन हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर व्हाट, फ्लक्स, है ना। हम ये कहता हूं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है, इसका नंबर ऑफ फील्ड लाइन का है, फ्लक्स ही तो है। जैसे अपन लोगों ने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, मैंने क्या लिखवाया था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस, उनको फ्लक्स ही बोलते हैं, है ना। अगर एक फील्ड लाइन है तो मैं सिंपली फील्ड लाइन बोलूंगा, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है तो उसको एक ग्रुप में बोल देता हूं मैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ बोलो बेटा। एग्जैक्टली चलो देखो, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई क्लोज सरफेस ली, यहाँ पर चार्ज रखा, ठीक है। अब चार्ज जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली मैं बोलूंगा कि जितना ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही बाहर जाएगा या फिर अंदर की तरफ आएगा। अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज क्या करता है? फील्ड लाइन इसकी कैसी होती है? बाहर की तरफ होती है कि नहीं। यानी ये फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, ओरिजिनेट करता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं सरफेस को। मैं ये वाली सरफेस मान रहा हूँ, दिस इज लीविंग आउट द सरफेस, है कि नहीं। जो फ्लक्स लाइन, जो फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस को बाहर की तरफ जा रही कि नहीं जा रही। मैंने क्या बताया था
अगर ये सरफेस है आपके पास, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरिंग द सरफेस, तो इसका मतलब फ्लक्स कैसा नेगेटिव है, ठीक है ना, ये अंदर की तरफ आ रहा है सरफेस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ तरीके से यानी सरफेस के बाहर जा रही हैं, तो इसको मैं बोलूंगा लीविंग आउट द सरफेस, ये लीविंग आउट द सरफेस है, ठीक। तो इस केस में सरफेस से बाहर जा रही है अंदर की तरफ आ रही है, इस केस में या पॉजिटिव चार्ज रखा उस केस में, बताओ, ये बाहर की तरफ आ रही है ना, तो इसको मैं बोलूंगा फ्लक्स इज जो बाहर की तरफ है, कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। अब मैं इसका देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अगर आपने नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया, ठीक है ना, अगर आपने माइनस नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बोलो कैसी होती है बेटा, ये इनकमिंग होती है कि नहीं होती, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं क्लोज सरफेस कंसीडर करूंगा, तो ये बताओ सरफेस में ये अंदर की तरफ आ रही है बाहर की तरफ जा रही है, आ गया ना। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटर करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जाएगा। चलो, और कोई डाउट बेटा सेक्शन आई के अंदर, सेक्शन आई के अंदर कोई डाउट नहीं है। अब तक सीट के अंदर जितना भी दिया सेक्शन ए बी और आई, इसके अंदर किसी को डाउट तो नहीं है, बोलो, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चले फिर, चलो अब शुरू करते हैं अपन लोग। इसके अलावा मैंने कुछ और होमवर्क दिया था तुम लोगों को, किया कि नहीं, बोलो, कर लिया सबने, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं किया हो कि मैं करवाऊं इसको, बोलो। मैंने बताया था एक केस कंसिडर किया था, किसकी वजह से, एक स्फेरिकल सेल की वजह से, ठीक है कि नहीं। स्फेरिकल सेल की वजह से इनसाइड पॉइंट पर मैंने फाइंड आउट करवा दिया था, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, 0। मैंने आपसे सेकंड केस के लिए पूछा था कि व्हेन आर इज मोर देन कैपिटल आर, यानी इसकी का रेडियस कैपिटल आर है, यानी कि जो पॉइंट लाई कर रहा है दिस इज आउटसाइड ऑफ द स्फेयर, ठीक है ना, उस केस में कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला था। क्या ये केस सब बच्चों ने किया कि नहीं, बोलो, कर लिया ना बेटा सबने ये, ठीक है, करवाने की जरूरत तो नहीं है मुझे, चलो ठीक है। सेकंड, इसके अंदर मैं दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को लिए बोला था कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये अगेन इसकी रेडियस आर, ठीक, इस पर टोटल चार्ज मैंने क्यू रखा हुआ है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ओवर द वॉल्यूम, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज कैसा है बेटा, ये ओवर द वॉल्यूम। तो इसकी वजह से भी मैंने दो केस आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था। केस 1 में आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी कि कोई पॉइंट इनसाइड स्फीयर के अंदर कहीं पॉइंट लाई कर रहा है, और सेकंड केस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इन दोनों को फाइंड आउट किया था कि नहीं तुम लोगों ने, क्या करने की जरूरत है किसी को, बोलो, कोई बच्चा ऐसा है कि मुझे करने की जरूरत है क्या, ये प्रियांश बोलो बेटा, कर लिया लोकेंदर, अतुल, चलो, और बच्चों ने तो कर ही लिया होगा, ये ओम बेटा कर लिया कि नहीं तुमने, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये केस हमारे पास हो गए थे, मैं यहाँ पर इसके रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। बताओ ये रिजल्ट कितना होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बोलो बोलो, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, है ना, यानी आर की डायरेक्शन में ही होगा। आर क्या होता है, देखो जैसे कि ये आपके पास स्फीयर है, आपने पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट पी, है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो आर वेक्टर कौन सा होगा इसमें, ये वाला होगा आर वेक्टर, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है कि नहीं, इस डायरेक्शन में, क्लियर है कि नहीं। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला क्या आया था, बोलो, के क्यू, हाँ, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ठीक है कि नहीं। हाँ, इस वाले केस में कितना आता है, बोलो, ये आउट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखूं तो कैसे, क्या लिखोगे बताओ, आउटसाइड पर,
के क्यू, हाँ, आर कैप अपॉन आर क्यू, आर कैप आएगा। और बोलो, और कोई बेटा बोलो। हाँ, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब आएगा। ठीक है, देखो लिखने का तरीका सिंपल है। देखो जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पर लिया, पॉइंट दिस इज द पॉइंट बी आउटसाइड, ठीक है ना, ये मैंने आर वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में रहने वाला है कि नहीं, है ना, ई आउट। इसका मैग्नीट्यूड अपने को पता है, ये कितना आने वाला है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर वेक्टर को वेक्टर में फॉर्म में लिखना होता है तो क्या करता हूं मैं, कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसमें। ठीक, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, के क्यू बाई आर स्क्वायर, साथ में इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। क्या इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को मैं आर कैप लिख सकता हूँ कि नहीं, या तो ये लिखूं तो मल्टीप्लाई करूंगा आर कैप से। ठीक है, और आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन स्मॉल आर। तो ये क्या मिल जाएगा अपने पास, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ई आउट के क्यू आर वेक्टर, सॉरी स्मॉल आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। या तो इसको ये लिखो या फिर ये लिखो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप ना। ये आर कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ये। जब इसको ओपन करता हूं उसके बाद अपने को क्यूब मिलता है। तो ये था हमारे पास अब तक जो अपन लोगों ने किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow cylinder, hollow large cylinder। ठीक है, लार्ज सिलेंडर की वजह से, लार्ज जब भी कहता हूं तो ऑलमोस्ट इन्फाइनेटली लार्ज की बात करता हूं। ठीक है ना। चलो देखो अगेन हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फाइनेटली लार्ज हॉलो स्फीयर है। ठीक है कि नहीं, इस तरीके से। ठीक, इसकी रेडियस अपने को गिवन है, ये इसकी एक्सेस है स्फीयर की, सॉरी जो हमारे पास सिलेंडर है इसकी, और ये हमारे पास गिवन है स्मॉल कैपिटल आर के बराबर। ठीक है ना, ये अपने को गिवन है। इस पर अपने को सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। ठीक, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को गिवन है कितनी, प्लस सिग्मा के बराबर। अब अपने को यहाँ से पूछा जाएगा इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगा। तो वापस यहाँ पर दो पॉइंट हो सकते हैं कि नहीं, एक इनसाइड पॉइंट और एक आउटसाइड पॉइंट। तो फर्स्ट इसमें लिखो केस वन, पहले तो यहाँ पे लिख लो, लेट अस कंसीडर, बना लो बेटा इस फिगर को। बना लिया बेटा इसको। चलो लिखो, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड large hollow cylinder having radius capital R and surface charge density plus sigma, surface charge density plus sigma। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस लिखते हैं, केस वन, केस वन, इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है ना, इसका मतलब हम किस पॉइंट पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेंडर के अंदर कहीं पॉइंट पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द पॉइंट लाइज इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है कि नहीं,
पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है ये, इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से पॉइंट ये वाला हमारे पास पॉइंट P है, ये डिस्टेंस यहाँ से R है। ठीक, तो बताओ इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन लोग, बोलो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस P पॉइंट पर यूजिंग द गॉस लॉ। एग्जैक्टली, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया है ना, एक मैंने सिलेंडर को इस तरीके से कंसीडर कर लिया, ठीक, ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर के बराबर। अब इसके लिए अप्लाई कर दो इसमें गॉस लॉ, ठीक है ना। तो लिख लेना यहाँ पर, लेट अस कंसीडर a cylindrical Gaussian surface as shown in figure. अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाई करो इसमें। गॉस लॉ को अप्लाई करूंगा तो क्या बोलेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस केस में क्यू एन क्लोज कितना हो जाएगा बेटा, इसमें बोलो, क्यू एन क्लोज, इनक्लोज चार्ज कितना होगा गॉसियन सरफेस के अंदर, 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कैन बी रिटन एज 0। अब इसको मैं ओपन करता हूं, देखो अब अगर मैं सिमेट्री से देखूंगा तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी पॉइंट पर देखूंगा, इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर देखूंगा तो ये एकदम सारे के सारे पॉइंट एकदम सिमेट्रिक हैं विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज। जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखूंगा तो हर एक पॉइंट एकदम सिमेट्रिक है, तो सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। ठीक है ना। हमारे पास 3 सरफेस हैं इसमें, एक S1, एक S2 और एक S3। क्लियर है कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको वापस से मैं ओपन कर दूंगा फॉर द सरफेस, सॉरी इसको हटा देंगे, क्लोज को हटा देंगे, ई डॉट डी ए वेक्टर फॉर द सरफेस S1 प्लस ई डॉट डी ए फॉर द सरफेस S2 प्लस ई डॉट डी ए फॉर द सरफेस S3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर सिमेट्री से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है तो ये रेडियली बाहर डायरेक्शन में हो सकता है सिमेट्री से, ठीक है ना। तो इस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आने वाला है S1 S2 पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 बचेगा ये। क्लियर है कि नहीं। अब इस सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आने वाला है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ई वेक्टर बाहर आ जाए, इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कैन बी रिटन एज 0। ठीक है कि नहीं, फॉर द सरफेस S3। सरफेस S3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ S3 dA इक्वल टू 0। वापस से मैं देखूंगा इसमें, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन फॉर द सरफेस S3 कैन नॉट बी 0। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए इसमें, 0। ठीक है कि नहीं, हाँ बोलो। डायरेक्शन देखो, सिमेट्री से करके देखो, है ना। अगर मैं इसकी में सिमेट्री लगाऊंगा, देखो ये वर्ड नोट कर लिया फिर तुम लोगों ने, पहले इसको नोट कर लो। पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं डायरेक्शन बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है ना। अगर इसकी डायरेक्शन हो सकती है तो रेडियल डायरेक्शन हो सकती है, और कोई डायरेक्शन हो नहीं सकती है ना। अब ये कैसे हो सकती है मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ। इस चीज को यहाँ पर लिख लेना है ना। ड्यू टू सिमेट्री वी कैन say that the electric field, if there will be radial and normal to the
and normal to the plane of cylinder. Normal to क्या लिखा था बेटा? and in the plane normal to the cylinder. लिख लेना इसको, है ना, क्योंकि तभी तो अपन लोग कर सकते हैं कि इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। इसको अपन लोगों ने ओपन कर दिया, क्योंकि इसके लिए अपन लोग बोल सकते हैं कि ई डॉट डी ए कैन बी रिटन एज ई इंटू डी के बराबर, ठीक है ना। फिर इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपन लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। नोट हो गया बेटा ये? चलो अब इसके बारे में देखते हैं। हाँ, नोट कर लो। हो गया बेटा ये? चलो समझो इसको, देखो रेडियल कैसे आ रहा है। वापस से मैं एक सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, और ध्यान रहे कि ये सिलेंडर कैसा है, ये इनफाइनाइटली लार्ज है ये, ठीक है, ये इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस है। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है ना, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले रखा है, इस पॉइंट पर देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं अगर इस टॉप व्यू से, टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर मैं देखूंगा, ठीक, तो टॉप मोस्ट पॉइंट से कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट कैसा होगा कि ये सिलेंडर और यहाँ पर होगा पॉइंट पी, हो सकता है कि नहीं, बताओ, इस तरीके से है कि नहीं ये? अरे बोलो हाँ कि ना। टॉप से देखूंगा तो ऐसे दिखेगा ना आपको, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये जो इसका जो प्लेन सिलेंडर है ना, ये जेड एक्सिस में बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ ये इनफाइनाइटली लार्ज है ये, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इस सिलेंडर को मैं छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये एक इनफाइनाइटली लार्ज वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ कि नहीं। एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही मैं कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइटली लार्ज वायर हैं कि नहीं यहाँ पर, बताओ, सोच सकते हो कि नहीं। अब इनफाइनाइटली लार्ज वायर की वजह से, इस वायर की वजह से अगर मैं बात करता हूं, तो इस वायर की वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्या ये रेडियल डायरेक्शन है कि नहीं? हर एक वायर की वजह से देखो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रेडियल आने वाला है कि नहीं, बताओ। तो इफेक्टिव जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगा वो सिर्फ रेडियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे इस पॉइंट पर देखूं तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का आने वाला है, तो नेट इफेक्टिव में देखूंगा तो रेडियल डायरेक्शन में ही आएगा। दिस इज क्लियर हुआ कि नहीं, ये बोलो, बताओ बेटा। ये बात समझ में आएगी नहीं? आप बहुत सारे वायर को की वजह से देखो, बाहर की वायर की वजह से देखोगे तो ऑलवेज इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आ गया। इसकी वजह से अगर मान लो कि मैं इस तरीके से कंसीडर करता हूँ एक, ठीक है, यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ तरीके से आएगा, कुछ तरीके से आएगा, कुछ तरीके से आएगा, डिपेंड। तो देखेंगे इफेक्टिव किस डायरेक्शन में आने वाला, लेकिन जो भी आएगा आने वाला रेडियल है, ठीक है कि नहीं, यानी कि ये इस प्लेन के नॉर्मली डायरेक्शन में आएगा ये। चलो अब आउटसाइड पॉइंट के लिए देखो, केस 2 फाइंड आउट करो। केस 2, व्हेन r इज मोर देन कैपिटल R। पॉइंट कहां पर है ये, बोलो, आउटसाइड द सिलेंडर। तो वापस से फिगर ड्रॉ करो। यूनिफॉर्मली चार्ज एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है, ये इसकी एक्सिस
एक्सिस ऑफ द सिलेंडर और पॉइंट कहीं यहाँ पर है, दिस इज द पॉइंट P और ये डिस्टेंस R है, ठीक है ना, दिस इज कैपिटल R। अब इसके लिए वापस से क्या करोगे, वापस से अपन लोग क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सॉरी एक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर कंसीडर कर लो एक स्फेरिकल सॉरी सिलेंड्रिकल सरफेस, सिमेट्रिक दोनों तरफ, दिस इज गॉसियन सरफेस। तो वापस से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किसी, देखो यहाँ पर वापस से तीन सरफेसेस, एक S1, एक S2 और एक S3 कर्व सरफेस। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इस सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द प्लेन होगा कि नहीं होगा, सरफेस के डायरेक्शन में होगा, सिमिलरली इसके लिए भी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है कि नहीं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो चाहो इस पॉइंट को लिख लेना, ठीक है कि नहीं, लिख लो इसमें इस फिगर को ड्रॉ कर लो। लेट अस कंसीडर a cylindrical Gaussian surface as shown in figure. Cylindrical Gaussian surface as shown in figure. नेक्स्ट लिखना इसी में, ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface S1 and S2 and S2 is along the surface and for surface S3 it is normal to the surface with the constant magnitude with the constant magnitude। कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है 90 डिग्री पर, ठीक है कि नहीं, नॉर्मल टू द सरफेस, और उसका मैग्नीट्यूड क्योंकि हर एक पॉइंट सरफेस का एकदम सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इसका मैग्नीट्यूड भी कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस लॉ अप्लाई करो इस टेस्ट में और फटाफट से आंसर बोलो कितना आ रहा है। आया कि नहीं, क्या लिखो इसमें, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot dA can be written as Qn closed upon epsilon naught। Qn closed कितना होगा बेटा बोलो, n closed चार्ज कितना आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका 2 पाई
कैपिटल R इंटू एल इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है कि नहीं। ये सब्स्टिट्यूट कर दो और इसको ब्रेक कर दो तीनों सरफेसेस के लिए, कितना हो जाएगा ये, फॉर सरफेस S1 E डॉट डी ए प्लस फॉर द सरफेस S2 E dot dA plus for the surface S3 E dot dA can be written as 2 pi r into L into sigma upon epsilon naught। ठीक, अपन लोग बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 0 और ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इस सरफेस के लिए S1 S2 के लिए लाइंग इन द प्लेन। ठीक, और इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा, ये बोलो, ये आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन नॉर्मल डायरेक्शन में है तो सिंपली हो जाएगा ये ई इंटू डी ए के बराबर। ठीक, कैन बी रिटन एज 2 पाई आर इंटू एल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों लिख दिया फॉर सरफेस S3 के लिए, मैंने ई डॉट डी ए को सिर्फ ई इंटू डी ए क्यों लिख दिया, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर कि सरफेस जो हमारे पास बनने वाला है, जैसे इस वाले की बात करें, छोटे से क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है कि नहीं, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है कि नहीं, डी ए वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर ई डॉट डी ए बोल सकता हो कि नहीं, ई डॉट डी ए फॉर S3 इज इक्वल टू ई डी ए इंटू कॉस थीटा इज 1, तो ई इंटू डी ए बन जाएगी, नहीं बन जाएगी ये, इसलिए अपन लोगों ने डायरेक्टली इसको ई इंटू डी ए लिख दिया। अब क्योंकि ये ई कांस्टेंट है थ्रू आउट द सरफेस, ई को बाहर कर दो, ई को बाहर करो, नोट के लिए बेटे यहां तक। चलो ई बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर फॉर द सरफेस S3, कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना, 2 पाई आर इंटू एल इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कर्व्ड सरफेस जो आने वाला है, इसका एरिया कितना हो जाएगा S3 का, बोलो, 2 पाई आर कौन सा, स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है ना। ये गॉसियन सरफेस में जो सिलेंडर आपने कंसिडर किया है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर के बराबर इंटू एल, ये हमारे पास एरिया हो गया, ठीक है कि नहीं, इक्वल टू 2 पाई आर एल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, 2 पाई एल कैंसिल हो रहा है इसमें, ठीक, तो बचेगा क्या ये, ई इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास सिग्मा इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये आ रहा है कि नहीं, देखो,